सिंपल इंडेक्स की भेजी थी, एक छोटी सी सीट है। करो। करो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? भाइयों, आप लोग कैसे हो? कैसा महसूस कर रहे हो? हम लोग तो पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की पहली शीट, और ये शीट आज हम समाप्त कर लेंगे। इसमें सारे फिक्स टाइप के सवाल हैं। सेकंड शीट मिसलेनियस है। सेकंड शीट वही बच्चे पढ़े जिनको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है जी। चलिए, जो बच्चे छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सेकंड शीट को स्किप कर सकते हैं, वो केवल पहली शीट पढ़े, काफी रहेगा उनके लिए। जी, अगला टाइप आपके सामने आएगा। अगला टाइप आपके सामने है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप पे कराऊंगा, सुनिए। देखिए बच्चों, हमने आपको ये पढ़ाया है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, मैंने आपको ये पढ़ाया, बताया है। आप जानते हैं सभी लोग, जैसे आपके पास कुछ पैसे हैं, आपके पास कुछ धनराशि है, वो आपने 3 अलग अलग बैंक में जमा करी। आपके पास कुछ पैसे हैं, वो आपने 3 अलग अलग बैंकों में जमा करी सेम टाइम के लिए। 3 अलग अलग बैंक में जमा करी मेरे प्यार भी, सेम टाइम के लिए। पहले कंसेप्ट समझते फिर सवाल। अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती होगा प्रिंसिपल गुणा ब्याज की दर के। आपके पास कुछ पैसा है, सपोज आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने एसबीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में और आईसीआईसी बैंक तीनों में इन्वेस्ट कर दिया सेम टाइम के लिए। यही बेसिक है सूरज जी, सुनिए आप। तीनों बैंक में आपने पैसा लगा दिया सेम टाइम के लिए। तीनों बैंक में ब्याज की दर अलग अलग है। तीनों बैंक में आपने अलग अलग पैसा लगाया, तीनों बैंकों में आपने अलग अलग पैसा लगाया। तीनों बैंक आपको अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। लेकिन सवाल में कंडीशन दी हुई होगी, अगर तीनों बैंक से हमको सेम ब्याज मिलता है, तीनों बैंक से जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो अगर सेम है तो क्या होगा? बेटे, हमने आपको ये पढ़ाया है, हमने आपको ये पढ़ाया है परसेंटेज में कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दो संख्याओं का गुणनफल अगर सेम है, तो एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरी संख्या उसके रिवर्स अनुपात में होगी। दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरी उसके रिवर्स अनुपात में होगी। यानी कि प्रिंसिपल जो होगा मेरे प्यारे भाई, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मेरे प्यारे में रिवर्स होगा। मेरे प्यारे में जो आपका मूलधन होगा, जो प्रिंसिपल का अनुपात होगा, वो ब्याज की दर का रिवर्स होगा। ये आपके सामने कंसेप्ट बन गया मेरे दोस्तों। ठीक है, ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट आपको समझ में आएगा सवाल की लैंग्वेज पढ़ने से। अब सवाल की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। सूरज सुनिए भैया, a person divided a sum of rupees 17,200 into 3 parts and invested at 5%, 6% and 9% per annum simple interest. एक आदमी के पास 17,200 रुपए हैं। 17,200 रुपए को आदमी ने 3 हिस्सों में बांटा और उनको इन्वेस्ट कर दिया 5%, 6% और 9% के सिंपल इंटरेस्ट पे। एट द एंड ऑफ 2 years he got the same interest on each part of money। ये लाइन सवाल का मेन पॉइंट है कि 2 साल के एंड में आदमी को समान ब्याज मिला है हर पार्ट ऑफ मनी पे, हर हिस्से पे। 17,200 रुपए का आदमी के पास है, आदमी ने उसके 3 हिस्से करे। पहला हिस्सा इन्वेस्ट किया 5% की दर से, दूसरा 6% की दर से, तीसरा 9% के ब्याज की दर से। 2 वर्ष के एंड में आदमी को तीनों हिस्सों पर, तीनों स्थितियों में समान ब्याज मिला है, सेम इंटरेस्ट मिला है। तो आपसे पूछा यह गया है, बताओ
9% ब्याज की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, यही होता है मेरे प्यारे भाई। समय सेम है, टाइम सेम है, 2 साल सेम समय के लिए पैसा लगाया, आपको तीनों ही केसेस में समान सिंपल इंटरेस्ट मिला है। अगर सेम आपको ब्याज मिला है तो प्रिंसिपल जो होगा, तीनों इन्वेस्टमेंट में आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो ब्याज की दर के रिवर्स रेशियो में होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आपको तीसरा हिस्सा निकालना है, थर्ड हिस्सा। अगर ब्याज की दर 5%, 6%, 9% है तो मेरे दोस्तों 17,200 रुपए को आपने 5%, 6%, 9% की दर से किस अनुपात में इन्वेस्ट किया होगा मेरे प्यारे भाई। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो हां। ये आ जाएगा 5% की दर से, 6% की दर से, 9% की दर से जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो मेरे दोस्तों इस अनुपात में होना चाहिए। परसेंटेज का नियम लग रहा है, समझ में आया। परसेंटेज का नियम कि अगर दो संख्या का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरी उसकी रिवर्स अनुपात में होगी। आपको तीसरा हिस्सा निकालना है। 5, 6, 9 का एलसीएम क्या होता है मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा 90। पूरे डाटा को 90 से गुणा कर देंगे तो 18 बार जाएगा मेरे दोस्तों, 6 से 90 15 बार जाएगा और 9 से आपका 90 10 बार चला जाएगा। कितना पैसा इन्वेस्ट किया आदमी ने, टोटल 17,200 रुपए। पूछा है 9% ब्याज की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया। तीसरा हिस्सा, पहला 5% की दर से, दूसरा 6% की दर से, तीसरा हिस्सा 9% की दर से। आपको थर्ड पार्ट निकालना है, 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है बेटे, 18, 15, 33, 10, 43। 17,200 का 10/43, 43 से कितनी बार जाएगा, 400 बार। 400 गुणा 2 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया 9% ब्याज की दर से, और यही सवाल का आंसर भी होगा जो कि हमारा बी ऑप्शन है, बी। ठीक है प्यारे बच्चों, एक स्टेप का सवाल है। यह चीज मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखी, ये बेसिक कंसेप्ट है, एग्जाम में आप केवल इतना सॉल्व करेंगे। सूरज जी, हर्ष जी, सुजल जी, यही बेसिक है, ये आपके सामने बेसिक है, यही समझाना था मुझे। ठीक है, बताओ इसमें ऐसी कौन सी बात है जो ना समझ में आई आपको। ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट नियम पढ़ा है आपने परसेंटेज में, दो संख्याओं का गुणनफल फिक्स है। सर 90 से मल्टीप्लाई क्यों की, रेशियो को सिंपल करने के लिए। बेटा परसेंटेज रेशियो नहीं आता क्या, इस तरह के रेशियो को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या, 5, 6, 9 का एलसीएम 90, पूरे रेशियो को 90 से गुणा कर दो। घनश्याम, चलिए एक और सवाल ऐसा ही, एक और सवाल, अब इतना लिखेंगे नहीं, एक और सवाल ऐसा ही, 136 नंबर, बस डाटा चेंज है। एक आदमी ने कुल 57,500 रुपए को 4%, 5% और 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। एक आदमी के पास कुल 57,500 रुपए हैं, टोटल 57,500 रुपए। उसने इन्वेस्ट किया है कुछ पैसा 4% ब्याज की दर से, कुछ 5% की दर से, कुछ 8% साधारण ब्याज की दर से। वर्ष के अंत में, साल के एंड में, साल के एंड में तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ। लैंग्वेज समझ में आ रही है। टाइप का नाम है सेम सिंपल इंटरेस्ट, इस टाइप का नाम है सेम सिंपल इंटरेस्ट। तीनों ही मामलों में उसे समान ब्याज मिला। तो 5% पर निवेश की गई राशि, देखो टाइम सेम है, 1 साल, एट द एंड ऑफ ईयर, समय सेम है, तो प्रिंसिपल का जो अनुपात होगा वो ब्याज की दर का रिवर्स होगा मेरे प्यार भी। बस सवाल समाप्त, वो ज्यादा सोचने नहीं है। 57,500 रुपए इन्वेस्ट किया गया 4%, 5%, 8% की दर से। तो 4%, 5% और 8% की दर से जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो किस अनुपात में होगा, वो ये आ जाएगा मेरे प्यार भी। आपसे पूछा 5% पर निवेशित राशि, आपसे बीच वाला हिस्सा पूछा है, बीच वाला हिस्सा 5% पर निवेश किया गया है। अब बताओ इस रेशियो को सिंप्लीफाई करने का तरीका मैंने रेशियो में पढ़ाया। अब किसी बालक ने पढ़ाई नहीं है तो मैं उसकी क्या मदद करूंगा, मैं तो पढ़ा चुका हूं ना रेशियो में। नीचे जो भी नंबर होते हैं उनकी एलसीएम से गुणा कर दो। 4, 5, 8 का एलसीएम 40, पूरे डाटा को 40 से गुणा कर देंगे।
4 दो शाम 40, 5 अट्ठे 40 और 8 पंजे 40 ही आ गया। कुल कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है? कुल 57,500 रुपए इन्वेस्ट किया गया है। आपसे पूछा 5% ब्याज पर निवेशित राशि। 5% ब्याज पर निवेशित राशि है 8 यूनिट। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है? 10, 8, 18, 5, 23 बटे 23। 23 से काटेंगे, 23 दूनी 46, बचेगा 11, 23 पंजे 115, 2500। 2500 की 8 में गुणा करेंगे तो 20,000 रुपए सवाल का आंसर है। 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं 5% ब्याज की दर से। बात समाप्त। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ऐसे टाइप समझिए। टाइप का नाम है सेम सिंपल इंटरेस्ट। सेम सिंपल इंटरेस्ट इज द टाइप, ये शब्द आएगा सेम सिंपल इंटरेस्ट। अब इसी टाइप का एक एडवांस वर्जन और पढ़ेंगे, एक सवाल और करेंगे थोड़ा एडवांस लेवल का। बताओ 137 नंबर क्वेश्चन 137। देखते हैं इस सवाल को कितने बालक कर पाएंगे। उसके लिए तो पढ़ के आना पड़ेगा ना आकाश। इस सम ऑफ रुपीज 81,400 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स सच दैट corresponding interest earned after 5 year, 8 year, 9 year may be equal. If the rate of simple interest are 12, 10 and 5% per annum respectively, what the smallest part of sum that was lent? What was the smallest part of the sum that was lent? देखिए 81,400 रुपए की राशि को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। 3 हिस्सों में 81,400 रुपए को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। और मेरे दोस्तों फिर उधार दिया गया कितने समय के लिए? पहला हिस्सा 5 साल के लिए, दूसरा हिस्सा 8 साल के लिए, तीसरा हिस्सा 9 साल के लिए। और जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है सच दैट करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट, जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो इक्वल है, समान साधारण ब्याज मिला है। 5 साल बाद, 8 साल बाद, 9 साल के बाद अर्जित ब्याज समान हो सकता है, नहीं हो सकता गलत लिखा है, समान है, समान है। ठीक है ना, समान है। सेम सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला है 5 साल, 8 साल, 9 साल में सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। ब्याज की जो दर है 12%, 10%, 5% पर एनम है। तो आपसे पूछा है सबसे छोटा हिस्सा क्या है? तो मेरे प्यारे भी अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। सिंपल इंटरेस्ट बराबर है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। आपने 3 हिस्सों में पैसा इन्वेस्ट किया, 3 हिस्सों में, 3 अलग अलग स्कीम में, अलग अलग समय के लिए। ब्याज की दर भी अलग अलग है, समय भी अलग अलग है। तीनों ही हिस्सों पे आपको समान ब्याज मिला है, समान साधारण ब्याज मिला है। आपसे पूछा गया सवाल में, आपसे प्रिंसिपल पूछा है, तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। व्हाट विल बी द प्रिंसिपल, क्या होगा बताओ। अगर मेरे दोस्तों ये समझो कि एक ही संख्या है, 2 संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरी संख्या उसके रिवर्स अनुपात में होगी। तो प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो ब्याज की दर और समय के प्रोडक्ट का रिवर्स होगा। मेरे दोस्तों बात समझ में आ गई? यहां ब्याज की दर भी अलग अलग है, समय भी अलग अलग है। देखो पहला हिस्सा इन्वेस्ट किया गया है 12% ब्याज की दर से, कितने समय के लिए? 5 साल के लिए। तो क्या आएगा? 1/12 पंजे 60। दूसरा हिस्सा इन्वेस्ट किया गया है 10% ब्याज की दर से 8 साल के लिए। 10% ब्याज की दर से 8 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा? 10 अट्ठे 80। 10 अट्ठे 80। तीसरा हिस्सा इन्वेस्ट किया गया है 9 साल के लिए 5% ब्याज की दर से। 1 साल में 9% ब्याज है, तो 5 साल में 9 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 45, 45। तो मेरे दोस्तों ये तीनों हिस्सों का अनुपात आ गया, यानी कि आपने 81,400 रुपए को इस रेशियो में ब्रेक किया होगा। ये आ गया रेशियो। ब्याज की दर और समय की गुणा कर देंगे। बोलो हां। परसेंटेज अच्छे से पढ़ के आए तो ये सवाल पढ़ेंगे। मैंने एक्सपेंडिचर प्राइस कंजम्पशन वाला जो टाइप पढ़ाया है वही सवाल है ये। तो बताओ मेरे दोस्तों यहां से इस रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 60 और 80 का एलसीएम 240, 45 में 9 भी आता है तो 720 आएगा एलसीएम 720। 60 से 12 बार जाएगा, 80 से 9 बार जाएगा, 45 से कितनी बार जाएगा? अभी
80 16 बार, 16 बार जाएगा। 12:9:16 ये आ गया मेरे दोस्तों। इस रेशियो में आपने धनराशि को ब्रेक किया है। टोटल कितना पैसा था? टोटल था पैसा 81,400 रुपए। टोटल 81,400 रुपए था। ठीक है मेरे प्यारे भाई। सबसे छोटा हिस्सा है मेरे दोस्तों 9 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? टोटल 12, 9, 21, 21 और 16 37। 37 से चला जाएगा कितनी बार? 37 दूनी 74, 7 4 37 दूनी 74, 2200 और 2200 निम्मा आ जाएगा 198। 19,800 रुपए इस सवाल का उत्तर है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन बनता है। समझ में आया? प्राची कह रहे हैं पी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं हुआ तो है। ब्याज की दर और समय दोनों के प्रोडक्ट के, यहां पे ब्याज की दर भी अलग अलग है, समय भी अलग अलग है। दीज आर डिफरेंट, अलग अलग है। हर स्कीम में ब्याज की दर अलग अलग है, समय अलग अलग है। तो आप इस चीज को एक ही वैल्यू समझो। अभी दो संख्या, ये एक संख्या, एक आप समझो कि मेरे प्यारे भाई दिस इज वन क्वांटिटी, दिस इज सेकेंड क्वांटिटी, दिस इज वन क्वांटिटी, दिस इज सेकेंड क्वांटिटी। दो संख्या को प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में होगी। ठीक है, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो प्रिंसिपल जो होगा 1/8% गुना टाइम, ये उधर आ जाएगा, बटे आ जाएगा। और बेसिक सवाल है, ठीक है ना। देखो कैसा भी सवाल आए, हमारा तरीका नहीं बदलने वाला, एक तरीका हर जगह कामयाब। ठीक है, तो मुझे लगता है टाइप आपको समझ में, ये वही बच्चा पढ़ समझ पाएगा टाइप जो उसको पहले से परसेंटेज रेशियो आता है, जिसका परसेंटेज रेशियो ही कमजोर है, चाहे उसने सिंपल इंटरेस्ट कितने अच्छे से क्यों ना पढ़ा हो, वो इस टाइप को समझने के लायक नहीं है। ठीक है जी, जिसने परसेंटेज रेशियो अच्छे से पढ़ा है वो इस सवाल को हवा में ही समझ लेगा, हवा में ही कर लेगा। सारी कहानी इस बात पे आके रुक जाती है कि आप परसेंटेज रेशियो को कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला टाइप। अब आपके सामने बच्चों अगला टाइप आएगा। ये टाइप मैंने आपको पढ़ा है सेम सिंपल इंटरेस्ट वाला। सर स्मॉलेस्ट पार्ट कैसे पता किया? देखो सबसे पैसे को 12:9:16 में बांटा गया है। सबसे छोटा तो 9 ही है ना, 12, 9, 16 में सबसे छोटा पार्ट 9 है। ठीक है जी, क्लियर है? आगे चलते हैं। अब अगला टाइप आएगा मेरे दोस्तों, लास्ट टाइप है और ये शीट का लास्ट टाइप। ठीक है बच्चे, लास्ट टाइप। अभी जो हमने टाइप पढ़ा उसमें सेम सिंपल इंटरेस्ट था, समान साधारण ब्याज था। जो अब हम टाइप पढ़ेंगे मेरे दोस्तों उसमें सेम अमाउंट वाला सवाल है, सेम अमाउंट। ठीक है, सेम अमाउंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको यह बात ध्यान रखना है कि अगर हमको अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल नंबर है 138। 3 क्वेश्चन इस टाइप के हैं, बनाइए। ठीक है जी, बनाओ। सवाल नंबर 130। पहले आप इस सवाल को पढ़ो ढंग से, फिर समझना। ₹21,750 इज इन्वेस्टेड बाय ए पर्सन इन द बैंक अकाउंट ऑफ हिज टू सन्स whose ages are 9 year and 13 year in such a way that they will get equal amount at an age of 21 years at rate of 4.5% per annum simple interest। यहां पे सिंपल इंटरेस्ट भी लिख लीजिएगा, एट 4.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द शेयर ऑफ यंगर चाइल्ड। यंगर चाइल्ड का शेयर क्या है? ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया और बहुत बेसिक मामूली सा सवाल है, मामूली सा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी इस सवाल में। नहीं अमित जी, पहले रेशियो को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो सुनो,
एक आदमी के दो बालक हैं, एक आदमी के दो बच्चे, एक की उम्र 9 साल है, दूसरे बच्चे की उम्र 13 साल है। दोनों के अकाउंट खुलवा दिया आदमी ने। दोनों के अकाउंट में टोटल कितना पैसा डाला है? 21,750 रुपए। दोनों के अकाउंट में कितना पैसा डाला है? टोटल 21,750 रुपए डाला है। तो कुछ हिस्सा छोटे बच्चे को मिला होगा, वाई मतलब यंगर चाइल्ड, और कुछ हिस्सा बड़े बेटे को मिला होगा, ओ मतलब ओल्डर चाइल्ड को। माना छोटे बच्चे को जो पैसा मिला है वो वाई रुपए है, और जो बड़े बच्चे को पैसा मिला है वो ओ है, ओल्डर चाइल्ड को। कितना पैसा डाला दोनों के अकाउंट में मिला के? 21,750। इस तरीके से उसने पैसा इन्वेस्ट किया दोनों के खातों में। दोनों के खातों में उसने पैसा इस हिसाब से डाला है बैंक में, ब्याज भी मिल रहा होगा आदमी को, कि जब दोनों बेटों की उम्र 21 साल होगी, जब दोनों बेटे 21 साल की उम्र पे आएंगे, ब्याज की दर है 4.5%, तो 4.5% ब्याज की दर से उनको समान पैसा प्राप्त होगा, उनको समान इक्वल अमाउंट मिलेगा। कि जब दोनों बेटे, दोनों के खाते में कुछ ना कुछ पैसा डाल दिया, प्रिंसिपल, दोनों को ही ब्याज मिल रहा है 4.5% पर एनम का। इस हिसाब से पैसा डाला है कि जब दोनों बच्चों की उम्र 21 साल की होगी तो दोनों को समान अमाउंट मिलेगा, दोनों के खातों में बराबर मिश्रधन होगा। तो पूछा छोटे बच्चे का शेयर क्या होगा। मान लिया कि छोटे बच्चे के खाते में वाई रुपए डाले, बड़े बच्चे के खाते में ओ रुपए डाले। ब्याज की दर कितनी है? 4.5% पर एनम। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, छोटा बच्चा भी 9 साल का है। 9 साल से जब वो 21 साल का होगा तो 12 साल बाकी हैं। तो छोटे बच्चे को एक साल में 4.5% ब्याज है, तो छोटे बच्चा भी 9 साल का 21 साल बाद सेम अमाउंट मिलता है। 9 साल से लेके 21 साल तक 12 साल बाकी है, 21 में से 9 घटाएंगे 12। अगर एक साल में 4.5% ब्याज है तो 12 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 54%। तो छोटे बेटे को 54% ब्याज मिलेगा, ब्याज। तो बताओ छोटे बेटे के खाते में अमाउंट क्या हो जाएगा? भाई 100% प्रिंसिपल होता है, 100% पे अगर 54% ब्याज मिलेगा तो 21 साल बाद छोटे बेटे के खाते में 154% अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट। अगर आज 100% पैसा डाला गया है, 54% ब्याज लग के 21 साल की उम्र पे, वो 154% अमाउंट बन जाएगा। यही लॉजिक सोचना है। बोलो नेक्स्ट, आगे सुनिएगा मेरे प्यार भी। बड़ा बेटा 13 साल का है, बड़े बेटे को भी 4.5% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। अगर बड़ा बेटा 13 साल का है, जब वो 21 साल की उम्र पे आएगा तो कितने साल बाकी हैं? 8 साल। एक साल में 4.5% ब्याज है, तो 8 साल में बड़े बेटे को कितना ब्याज मिलेगा? 21 माइनस 13, 8 साल, 36%। तो बड़े बेटे को 4.5 गुणा 8, 36% ब्याज मिलेगा। 36% अगर बड़े बेटे को ब्याज मिलेगा तो आज जो भी पैसा डाला गया उसके खाते में वो क्या हो जाएगा? 36% ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 136%, 136%। और ये अमाउंट इक्वल होना चाहिए, यही सवाल कह रहा है। सभी को समझ में आ गया बच्चों? सभी को ये बात समझ में आ गई? एक स्टेप का सवाल था, मात्र एक स्टेप का। ये सब कैलकुलेशन बहुत इजी है, ये दोनों मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। हमने छोटे बेटे का और बड़े बेटे के अमाउंट को बराबर कर दिया। तो यंगर चाइल्ड और ओल्डर चाइल्ड के खाते में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया उसका रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों? ये उधर चला जाएगा भैया, 154 उधर चला जाएगा, तो ये आएगा 136/154। ये किससे जाएगा? 2 से, 2 से ही जा पाएगा, है ना। 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 68/77, 68/77 ही आ गया मेरे दोस्तों। आपसे पूछा छोटे बच्चे का शेयर, तो छोटे बच्चे का शेयर है 68 यूनिट। 68 में छुपा होता है 17, यानी कि छोटे बच्चे का जो भी शेयर होगा वो 17 का मल्टीपल आएगा। 17 का मल्टीपल ये है, ये नंबर 17 से नहीं कटता। 17 छिक्का 102, 13 17 से नहीं कटता। 17 से कटता है कि 102, 12 17 17 119, 9 ये भी नहीं कटता। एक ही ऑप्शन है पहला जो 17 से कटता है, यही सवाल का आंसर भी होना चाहिए, बात खत्म। तो बताओ मुझे इस सवाल में तो कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये एक ही स्टेप का सवाल है, मुझे लगता है मेरे सारे भाई कर लेंगे। सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। भाई दोनों बच्चों के खाते में टोटल कितना पैसा डाला गया? 21,750 रुपए।
छोटे बच्चे का शेयर पूछा है, छोटे बच्चे का शेयर है 68 यूनिट आउट ऑफ टोटल। ये रेशियो में सिखाया कैसे ब्रेक करते हैं। टोटल कितना है, टोटल है 68 प्लस 77, इन दोनों को जोड़ के टोटल आएगा। टोटल हमेशा नीचे, 8 7 15 का 5, हासिल 1 6 1 7 7 14 145, ठीक है ना, बोलो। तो 145 से कितनी बार जाएगा, एक बार, बचेगा 55 और 17 72 725, ये जाएगा 150 बार। 68 गुणा 150 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 10,200। 6800 प्लस 3400, 10,200 आंसर है, ए ऑप्शन। बात समाप्त। 11 का मल्टीपल नहीं आएगा अभिषेक, आंसर 17 का मल्टीपल आएगा, 17 का। कितने बच्चों को ये सवाल, ये टाइप समझ में आ गया। आसान टाइप है बेटा, मुश्किल है क्या, इस पे कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल टाइप वाइज टाइप पढ़ा रहा हूं सीक्वेंस में। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि परसेंटेज और रेशियो के कंसेप्ट को क्लियर रखें। ठीक है भाई, ये सेम सिंपल इंटरेस्ट वाला सवाल है, ये मेरे दोस्तों सेम अमाउंट वाला सवाल है, बस इजी है। एक और सवाल करेंगे, बताओ, ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज करके बताएं कमेंट्स में। अगर आपको समझ में आया तो सब बच्चे कमेंट में यस लिखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, लेटेस्ट पेपर में आया था ये सवाल, एसएससी जीडी 2022 के पेपर का है। 2023 में तो जीडी का पेपर हुआ नहीं, अब 2024 में होगा, ये हफ्ते भर बाद पेपर। तो भैया जीडी के पेपर का है, 2022 का, करके बताएं। जल्दी से। बड़े बेटे का शेयर पूछा है, छोटे बेटे का नहीं पूछा, बड़े बेटे का पूछा है। बड़े बेटे को हमेशा ज्यादा शेयर मिलता है, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन आंसर आएगा इस सवाल का, 9,750 रुपए। ए ऑप्शन इज द सही आंसर, 9750, 9,000 नहीं होगा, 9750। ठीक है, आगे चलें। बस ऐसा ही सवाल था, टाइप चेंज था, सॉरी डाटा चेंज था, बाकी टाइप तो सेम ही है। लास्ट क्वेश्चन, 140 नंबर इस शीट का लास्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट की। जी बताएं, ये सवाल सीजीएल 2015 के प्री का है, ये सवाल 2013 के मींस का है, और ये सवाल जो है 2021 के सीएचएसएल का भी है। बस
ये डाटा बदला गया था, ये रुपए बदला गया था, बाकी सब कुछ सेम था। बहुत अच्छा सवाल है, मजेदार क्वेश्चन। करो जी, इस सवाल का क्या आंसर होगा, हमें फटाफट करके बताएं। बस इस सवाल में चेंज क्या है कि भाई दो आदमी ना होके, दो इन्वेस्टमेंट ना होके, तीन इन्वेस्टमेंट है। चलिए सुनिएगा। 23,790 को तीन भागों में इन्वेस्ट किया जाता है, ए, बी और सी को क्रम से 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए 5% के साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। 23,790 को तीन हिस्सों में डिवाइड करके लोन दिया जाता है। लोन दिया जाता है ए, बी, सी को। लोन किसने लिया है? ए ने, बी ने, सी ने लोन लिया है। कितने साल के लिए? 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए। कितने ब्याज की दर से? 5% के ब्याज की दर से लोन दिया जाता है ए, बी, सी को। तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है। तीनों का जो अमाउंट है, इफ द अमाउंट्स ऑफ ऑल थ्री आर इक्वल आफ्टर देयर रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन। तीनों ने अलग अलग समय के लिए लोन लिया है। ए ने 2 साल के लिए लिया है, बी ने 3 साल के लिए, सी ने 4 साल के लिए लोन लिया है। अब तीनों के जो लोन की राशि है वो उनके ब्याज की समय अवधि के बाद, उनके जो है लोन की समय अवधि के बाद बराबर है। तीनों का अमाउंट सेम है। तो ए ने कितने रुपए का कर्जा लिया है, ये सवाल है, आपसे पूछा गया है, बताएं। बताओ। मैंने मान लिया कि माना ए ने ए रुपए उधार लिए हैं, बी ने बी रुपए उधार लिए हैं, सी ने सी रुपए उधार लिए। ये मैंने मान लिया कि माना ए ने ए रुपए उधार लिए, बी ने बी रुपए उधार लिए, सी ने सी रुपए उधार लिए। ये हमने मान लिया मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दिस, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ए, बी, सी, ए का मान आपको निकालना है। अमाउंट सेम है, अमाउंट ब्याज की दर है 5%। ए ने उधार लिया है पैसा 2 साल के लिए, यानी कि ए को 10% ब्याज मिलेगा। 100% पे अगर ए ने ए रुपए उधार लिए हैं, ए को 10% ब्याज मिलेगा, तो ए का अमाउंट क्या हो जाएगा? 110% ए का अमाउंट हो जाएगा। बी ने पैसा उधार लिया 3 साल के लिए, भाई बी को 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 15%। अगर बी को 15% ब्याज मिलेगा तो बी का अमाउंट कितना हो जाएगा? 115%। 100% में 15% ब्याज लेके अगर आज बी ने बी रुपए उधार लिया है तो बी का अमाउंट 3 साल बाद खुद का 115% हो जाएगा। सी ने पैसा उधार लिया 4 साल के लिए, 1 साल में 5% ब्याज है, 4 साल में 20%, तो सी का अमाउंट क्या हो जाएगा? 120%। सी ने अगर सी रुपए उधार लिए हैं तो मेरे दोस्तों अमाउंट 120% हो जाएगा प्रिंसिपल का। ये अमाउंट इक्वल हो जाता है, अमाउंट सेम है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। गौर से देखो तो सभी संख्या किससे कट रही हैं? सभी संख्या 5 से कट रही हैं। ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 110 कटेगा 22A बराबर 23B बराबर 24C। ये आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर 24C। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि 22 से 22 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल गलत है। आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एबीसी का अनुपात, एबीसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। और अगर आपको जरा सा भी ध्यान हो तो बेटे मैंने आपको यह पढ़ाया है कि यह वाला सवाल अनुपात में हुआ था, अनुपात में। अब पढ़ते तो आप हो नहीं, बताओ परेशान मुझे करते हो। यह चीज मैंने आपको रेशियो अनुपात में पढ़ाई है। बताओ जब भी ऐसा सवाल आए एबीसी का रेशियो कैसे निकालते? ए का मान निकालना, ए को छुपा लो, इनकी गुणा कर दो 23 गुणा 24, 23 गुणा 24। बी का मान निकालना, बी को छुपा लो, इनकी गुणा कर दो 22 गुणा 24 रेशियो। सी का मान निकालना, सी को छुपा लो, इनकी गुणा कर दो 22 गुणा 23। ये है मेरे प्यारे दोस्तों एबीसी का अनुपात। कितने लोगों को याद आया कुछ कि सब चूरन खा गए इन कंसेप्ट का? हैं? इन कंसेप्ट का चूरन तो नहीं खा गए तुम? 11 का मल्टीपल नहीं होगा घोंचुओ, ये एबीसी का अनुपात ये होगा। ये एबीसी का अनुपात थोड़ा ना लिखा है, अनुपात तो एबीसी का ये होगा। पढ़ाया नहीं था? हैं? पढ़ते लिखते नहीं और सोचते सोचते सवाल हो जाएं। अब देखो इतनी बात क्लियर है, ए का मान निकालना है। ए के मान में आता है 23 23। आंसर जो भी होगा 23 से कटने वाला होगा। नंद किशोर जी यही बेसिक है, पढ़ के आया करो रेशियो में बेसिक। पढ़ा नहीं है तो भाड़ में जाओ। 23 का मल्टीपल, 23 से ये वाला नंबर नहीं कटता। 9200 कटता है 23 से, 150 कम है, ये नहीं कटेगा अभी।
ये 9200 माइनस कितना, 950, 9200 माइनस 1000, 9200 कट जाएगा, 950 नहीं कटेगा, 23 से ये भी नहीं कटता, या 9200 माइनस 920 ये 23 से कटेगा, ये आंसर है बी ऑप्शन। 23 से एक ही नंबर कटेगा और यही सवाल का आंसर है। बात खत्म, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आप सॉल्व भी कर सकते हो, मेरे को रेशियो पता चल गया, अब केवल कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, 140 नंबर सवाल चल रहा है, 140 नंबर। अब भी इनकी आतो बेसिक में अटकी पड़ी है, हैं? अबे कभी बेसिक से भी बाहर निकल जाओ, कभी सवाल भी कर लो। जितने सवाल मैंने तुम यहां पे पढ़ रहे हो ना, तुम्हें कदर नहीं है, तुम कहीं और जगह देखे नहीं हो जाके। 144 जितने सवाल मैंने प्रैक्टिस करवाए ना, इतने सवालों में लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दोनों खत्म कर देते हैं इसके आधे सवाल में। और मैं ऑफलाइन के टीचरों की बात नहीं कर रहा, जो बड़े बड़े टीचर है ना ऑनलाइन के, वो भी बता रहा हूं मैं। जितना टाइप वाइज सीक्वेंस में इजी, टफ, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, कैलकुलेटिव, हर टाइप का सवाल मैंने आपको कराया ना सीक्वेंस पर, आपको उसकी कदर नहीं है क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो घर पे जाके। सारी मेहनत मैं ही करता हूं, तुम मेरी आधी मेहनत भी नहीं करते, आधी क्या, जितनी मेहनत मैं करता हूं उसका 5% भी नहीं करते। अगर केवल बेसिक ही पढ़ना है तो ये ऑनलाइन का चक्कर छोड़ो, जाके ऑफलाइन में बैठ जाओ। ऑफलाइन में बैठोगे, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में चले जाओ, 25 सवाल कराएगा सिंपल, 25 भी नहीं, मुश्किल से 10 से 15 सवाल कराएंगे सिंपल इंटरेस्ट के। बहुत आसान, बिल्कुल बेसिक, सबसे बेसिक मिलेगा, खुश रहोगे आप। नौकरी ना लगेगी जिंदगी में कभी भी, ये भी लिख के ले लो। हम पहाड़ पूरा चढ़ चुके हैं, पहाड़ 140 सवाल कर चुके हैं, और तुम ये पूछ रहे हो कि हाँ मतलब सर जूता कौन सा पहन के चले पहाड़ पे, पहाड़ पे चढ़ने की ट्रिक क्या है? ठीक है, इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ये रेशियो आ चुका है एबीसी का। ठीक है जी, ओके। ये जो चीजें ना यही बेसिक है, इसके अलावा कोई बेसिक होता ही नहीं। लेकिन इस बेसिक को समझने के लिए भी बेसिक का बेसिक आना चाहिए। क्या है? परसेंटेज रेशियो, वो आप पढ़ते नहीं हो। चलो, ये टाइप समाप्त मेरे प्यारे भाई। अब आपके सामने हो गया सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड शीट। छोटी सी सीट है, ये बड़ी सीट थी, अब हम छोटी सी शीट है एक। जो बच्चे छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना, पुलिस, जीडी वगैरह, जो है वो इस सीट को स्किप कर सकते हैं। जो सीएचएसएल, सीजीएल, सीडीएस, बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सेकंड शीट को सॉल्व करेंगे। इस शीट में ज्यादातर मिसलिनियस सवाल है, मिक्स टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन है, जिनका कोई सिर पैर नहीं, जिनका कोई मां बाप नहीं, वो केवल सवाल हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की सीट नंबर 2 से। तो इसमें सीट नहीं लगी क्या? एक सेकंड होल्ड करो, पहले शीट लगवाता हूं, होल्ड करो एक सेकंड।
इंस्टॉलमेंट नहीं कराएंगे। देखो इंस्टॉलमेंट, ये सीट खत्म हो जाएगी अब 2-3 दिन में, उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा। उसके बाद में जो इंस्टॉलमेंट है एसआई और सीआई की एक साथ पढ़ाता हूं। इंस्टॉलमेंट बिल्कुल अलग चैप्टर है, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है उसका। तो एसआई और सीआई की इंस्टॉलमेंट एक साथ पढ़ाता हूं, वो सबसे लास्ट में होगा, वो इंस्टॉलमेंट भी होगा। ठीक है बच्चों, इंस्टॉलमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ी देर में लग रही है शीट, चलो उस तब तक थोड़ी बात कर लेते हैं। शादी कर लूं उसके बाद तैयारी करूं तो कैसा रहेगा, हर्ष कह रहे हैं। बेटे शादी कर लो, उसके बाद कुछ और करने लायक रह नहीं पाओगे, समझ में आया? क्योंकि पत्नी अच्छी हुई तो दिन भर पत्नी के साथ ही रहोगे और कहीं मन नहीं लगेगा, और पत्नी ताड़का हुई तो भैया दिमाग का तो नर्वस सिस्टम हिल ही जाएगा, फिर कुछ करने लायक बचोगे नहीं। ठीक है जी। सर आइज वीक है, सीपीओ में जाना है, क्या करूं आइज का? अशोक जी सीपीओ में तो बहुत तगड़ा फिजिकल चाहिए, आपकी आइज वीक हैं तो आप सीपीओ में नहीं जा सकते, 6x6 चाहिए। लेजर भी कराते हैं, लेकिन लेजर भी जो लोग ऑलरेडी सिलेक्ट है वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेजर भी 1 साल पहले करानी होती है, वरना वहां पे जब आपका मेडिकल चेक होता है तो पता लग जाता है कि हाँ इस आदमी ने लेजर सर्जरी कराई है, और लेजर सर्जरी भी बहुत माइनर सा है, तो आप करवा सकते हो। बहुत ज्यादा आंखों में विजन है, चश्मा लगाते हो तो आप सीपीओ दिल्ली पुलिस में नहीं जा सकते बिल्कुल भी। प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी स्टेटिक्स तो सबसे बाद में है ना, प्रोबेबिलिटी और स्टेटिक्स, स्टेटिक्स तो सबसे आखिर में होगा, उसके आपको रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, लाइव में बहुत लेंदी है। स्टेटिक्स की तो एक लंबी वीडियो पड़ी है 4 घंटे की, यूट्यूब पे हमारी एक 4 घंटे की वीडियो पड़ी है स्टैटिक्स सांख्यिकी की, पूरा सांख्यिकी हमने उसमें पढ़ाया हुआ है 4 घंटे में। जिस बच्चे को जल्दी पढ़ना है वो वहां से पढ़ सकता है, बिल्कुल ऐसी सीक्वेंस में, टाइप वाइज टाइप। कलर ब्राइटनेस वालों के लिए पोस्ट कौन कौन सा है? कलर ब्राइटनेस वालों का सीजल की किसी पोस्ट में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, सीबीआई को छोड़ के, सीबीआई को छोड़ के लगभग आप सभी पोस्टों में जा सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस में। ठीक है, डेस्क जॉब में तो सभी में आप एलिजिबल हैं। सर सीजीएल में बिना फिजिकल की कौन कौन सी जॉब है? सीजीएल में किसी जॉब में फिजिकल नहीं है, सीबीआई को छोड़ के, सीबीआई को, बाकी जॉब में फिजिकल है लेकिन काम चल जाता है उसमें, कोई जॉब बहुत मतलब सभी कर लेते हैं उसको। नेक्स्ट, सीट नंबर 2। इस शीट में मेरे प्यारे भाई आपके सवाल हैं 41, 41 क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं, मिसलेनियस सवाल हैं, भगवान का नाम लेके क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। चलो बताइए जी, कोई सिर पैर नहीं इस सवाल का, केवल क्वेश्चन है आपके सामने, जवाब दीजिएगा। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए टोटल अमाउंट ऑफ 15 लाख, एक आदमी ने कुल 15 लाख रुपए का निवेश किया। ए पार्ट ऑफ इट्स वॉज इन्वेस्टेड इन ए फिक्स डिपॉजिट अर्निंग 6% एनुअल इंटरेस्ट, इसका एक हिस्सा इन्वेस्ट किया गया एफडी में 6% के रेट से। रिमेनिंग अमाउंट इन्वेस्ट किया गया दो अदर डिपॉजिट में 2:1 में। देखो एक आदमी के पास 15 लाख रुपए हैं, इसका एक हिस्सा इन्वेस्ट किया हमने, 15 लाख में से कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हमने, फिक्स डिपॉजिट एफडी कर दी उसकी, जहां 6% का आपको ब्याज मिल रहा है। ठीक, और बाकी जो पैसा, जो रिमेनिंग पैसा है, वो हमने दो अलग डिपॉजिट में, दो अलग स्कीम में लगा दिया, 2:1 के रेशियो में, जहां से हमको एनुअल इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 4% और 3% का मिल रहा है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 4-3% का जो टोटल हमको एनुअल इंटरेस्ट मिला है इनकम पे, वो 76,000 रुपए मिला है।
टोटल कितना ब्याज मिला है हमको? 76,000 रुपए। 15 लाख रुपए पर 76,000 रुपए ब्याज मिला। तो आपसे पूछा गया बताओ एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में कितना पैसा लगाया गया है एफडी में। मेरे प्यारे भाई देखो, एक आदमी ने के पास 15 लाख रुपए, कुछ पैसा लगाया उसने एफडी में और बाकी जो पैसा लगाया वो बाकी दो डिपॉजिट्स में लगाया। एफडी में ब्याज की जो दर है वो 6% पर एनम है। एफडी में ब्याज कितना मिलता है उसको? 6%। रिमेनिंग जो पैसा लगाया है उसने दो डिपॉजिट्स में लगाया है 2:1 के रेशियो में। किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। और इन डिपॉजिट्स में जो उसको ब्याज मिला है वो 4% और 3% पर एनम का ब्याज मिल रहा है। तो आप मुझे बताओ कि भाई जैसे आपके पास पैसा है वो आपने लगा दिया, भाई एसबीआई बैंक में लगा दिया, एसबीआई बैंक के शेयर खरीद लिए और आपने टाटा जी के, बिरला के शेयर खरीद लिए। 2:1 के रेशियो में ब्याज की दर है 4% और 3%। तो आप बताओ आपको टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में? कुल मिला के कितना इंटरेस्ट मिलेगा निकाल सकते वेटेड एवरेज से। 2 चौक 8, 3 एकम 3, 8 + 3 11%, आउट ऑफ 2 एक 3। यानी कि मेरे दोस्तों जो आपने अदर डिपॉजिट्स में पैसा लगाया है उस पर आपको 11/3% का ब्याज मिलेगा। एफडी में कितना ब्याज है? 6%। एफडी में कितना ब्याज है? 6%। अदर टू डिपॉजिट्स में आपको टोटल ब्याज मिला है 11/3%। टोटल इंटरेस्ट मिला है 76,000 रुपए पे। आदमी ने कुल कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए पर ब्याज कितना मिला है? 76,000। 76,000 को लाख में क्या कहेंगे? 1 लाख में 100,000 होता है। 76,000 को अगर 1 लाख से भाग दूंगा तो 76,000 का मतलब है 0.76 लाख। 76,000 का मतलब क्या है? 0.76 लाख। 15 लाख रुपए पर आपको 0.76 लाख रुपए ब्याज मिला टोटल। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? इंटू 100%। 2 जीरो से दशमलव कट जाएगा, 76/15%। तो ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो 76/15% है, जो ओवरऑल ब्याज की दर है। क्या आपको ये बात समझ में आई? यानी कि ये सवाल एलिगेशन का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाएंगे तो आपका प्रिंसिपल का अनुपात आ जाएगा। 15 लाख रुपए पर आपको कितना ब्याज मिला है एक साल में? 76,000, 0.76 लाख। परसेंटेज में इंटू 100%। समझ में आए मेरे प्यारे भाई? तो मेरे दोस्तों मैंने क्या सिखाया कैलकुलेशन आसान करने के लिए कि यहां बटे 3 आ रहा है, बटे 15 आ रहा है। पूरे डाटा को, पूरे एलिगेशन के सिस्टम को 15 से गुणा कर दो तो आ जाएगा 6 × 15 90%। क्या आ जाएगा? 3 से 15 5, 11 पंजे 55%। और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 76%। घटाएंगे तो ये अनुपात आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर। प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। अब 76 में से 55 घटाएंगे 21 और 90 में से 76 घटाएंगे तो 14। 21:14 कितना आ गया जी? 7 या 21, 7 दूनी 14, 3:2, 3:2 आ गया। यानी कि एफडी में और अदर डिपॉजिट्स में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो 3:2 के रेशियो में। टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया मेरे दोस्तों? 3 और 2 5 यूनिट। 5 की वैल्यू सवाल में 15 लाख है। तो एफडी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया? एफडी में पैसा इन्वेस्ट किया फिक्स डिपॉजिट में, ये तो पूछा 3 यूनिट। 5 की वैल्यू 15 लाख है, 3 गुना, तो 3 यूनिट की वैल्यू भी 3 गुना होगी, 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट किया गया है। डी ऑप्शन आंसर है। गजब का सवाल है। एक ही सवाल में ये दो क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया है। अमित कह रहे हैं क्वार्टर रेट और हाफ ईयर रेट तो हुआ नहीं। अमित जी वो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्वार्टर क्वार्टर नहीं होता है। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो है ना मस्त सवाल। 6 नहीं आएगा, 9 लाख रुपए आंसर है जी। शिवम, कितने बच्चों को इस सवाल करके मजा आया, आनंद आया? केशव पानी कर देना। सर मैं 11 अप्रैल 2024 को 18 का हो जाऊंगा। सर मैं 2024 का पेपर दे सकता हूं? पुलकित, नहीं।
आप पेपर तो दे सकते हो पर सिलेक्शन नहीं होगा, कि नोटिफिकेशन में वो मांगेंगे कि 1 जनवरी 2024 तक आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। आप 11 अप्रैल के हो रहे हो, आप पेपर तो कोई भी दे सकते हो। बट एसएससी के फॉर्म में भरोगे तो उसमें एज नहीं आएगी ना आपकी। फिक्स डिपॉजिट मतलब पूछ रहे हैं श्रेया। अच्छा, श्रेया को ये नहीं पता। आदमी के पास जब पैसा इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसकी बैंक में एफडी कर देता है वो, कि भाई साहब ये मेरे पास 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गए, लो आप इनको जमा करो, मैंने निकालूंगा नहीं। लॉक पीरियड होता है कि 5 साल तक आपने बैंक में ये एफडी कर दी, 5 साल तक आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते। उस केस में बैंक आपको ज्यादा ब्याज देता है, उसे हम एफडी कहते हैं। से एक तो होता है कि आपने पैसा कमा रहे, आपकी सैलरी आ रही है, सेविंग अकाउंट में पड़ी हुई है, कभी भी निकाला, कभी भी खर्च कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उस पर बैंक कम ब्याज देगा। लेकिन आपने एफडी कर दी कि भाई ये लो 1 लाख रुपए, मैं इसको 5 साल के लिए बैंक को दे रहा हूं, लॉक इन पीरियड है, लॉक कर दो इस पैसे को, 5 साल बाद निकालूंगा, तो उस केस में बैंक आपको इकट्ठा ब्याज देता है, ज्यादा ब्याज। उसी को हम एफडी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात आपको? नेक्स्ट एक और सवाल है ऐसा ही, सवाल नंबर 2 करके बताएंगे जी इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट बताएं। तो जरूरत पड़े तो निकाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, पर बैंक आपको फिर ब्याज बहुत ही कम देगा, बहुत कम ब्याज देगा। अन्नू कह रहे हैं सबसे ज्यादा कौन सा बैंक इंटरेस्ट देता है? सबसे ज्यादा वो बैंक इंटरेस्ट देता है जिसके डूबने के चांस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, जिसकी कहानी खराब चल रही है। 24 रवि, डेली रिवीजन करना होता है राहुल रजुल। कोई आदमी कुछ धनराशि 2 बैंकों में 11:9 के अनुपात में इन्वेस्ट करता है। एक आदमी में 2 बैंकों में पैसा लगाया है, एक आदमी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 2 बैंक में 11:9 के रेशियो में। पहले बैंक से 19% ब्याज मिलता है, कुल इन्वेस्टमेंट पर, टोटल इन्वेस्टमेंट पर उसे 23.5% का ब्याज मिलता है। ठीक है, अगर दूसरा बैंक उसे 1305 रुपए ब्याज देता है, दूसरा बैंक, ये पूछा गया है बताओ उसने बैंकों में कुल कितना पैसा निवेश किया है, फाइंड इज टोटल इन्वेस्टमेंट। बहुत बढ़िया सवाल। एक आदमी ने 2 बैंकों में पैसा लगाया, फर्स्ट और सेकंड बैंक। एक आदमी ने 2 बैंकों में पैसा इन्वेस्ट किया, पहले बैंक में और दूसरे बैंक में। आप ये बात जानते हैं कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ब्याज की दर पे एलिगेशन लगाओगे तो सीधा सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। इस सवाल देखते ही पता चल गया कि ये एलिगेशन का सवाल है, कि आपको यहां पे क्या दे रखा है, कुल निवेश पर ब्याज दे रखा है। एक आदमी ने 2 बैंकों में पैसा इन्वेस्ट किया है, फर्स्ट बैंक और सेकंड बैंक में 11:9 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है। एक आदमी ने 2 बैंकों में 11:9 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया, ये प्रिंसिपल का रेशियो है। आप बोलोगे हां जी सर, करेक्ट, करेक्ट बात। पहले बैंक से उसको कितना ब्याज मिलता है? 19%, जबकि दोनों बैंकों से मिलाकर टोटल इन्वेस्टमेंट पे उसे कितना ब्याज मिलता है? 23.5%। तो क्या आप ये नहीं पता लगा सकते कि सेकंड बैंक उसको कितना ब्याज देता है? नहीं पता लगा सकते, डेविएशन से भी कर सकते हो पता ये, क्योंकि सवाल में जानकारी ही ये दी है कि दूसरा बैंक 1305 रुपए ब्याज देता है। तो आप ये नहीं पता लगा सकते कि दूसरा बैंक उसको कितना परसेंट ब्याज दे रहा है? बता सकते हो कि नहीं? 23.5 में से 19 घटाएंगे 4.5%। अब 9 की वैल्यू 4.5% है, आधा, तो 11 की वैल्यू भी आधा ही होगी, 5.5%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, टन टना टन टन। अभी बताओ, अगर ये मीन वैल्यू से छोटा है, 23.5 से छोटा है 19, तो मीन वैल्यू से बड़ा होगा।
23.5 से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा 5.5, 23.5 से 5.5 बड़ा करेंगे 29%। तो सेकंड बैंक 29% ब्याज देता है। सेकंड बैंक कितना ब्याज दे रहा है? 29%। तो सवाल के अनुसार सेकंड बैंक ब्याज कितना दे रहा है? 1305 रुपए। सेकंड बैंक में 29% ब्याज मिला, सेकंड बैंक में कितना ब्याज मिला उसे? 1305 रुपए। तो 29% की वैल्यू ही 1305 है। तो सेकंड बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है, सेकंड बैंक में जो पैसा, सेकंड बैंक में जो ब्याज मिला है, वो ब्याज 29% है। सेकंड बैंक से ब्याज कितना मिला? दूसरे बैंक से 1305 रुपए। तो 29% के लिए 1305 है। तो सेकंड बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया सेकंड बैंक में, वो कितना है? 100% के लिए निकालो, कितना बार जाएगा? 29 चौका 116, 14 29 पंजे 145, 45 गुना। तो 100% की वैल्यू भी 4500 रुपए आ गई। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 4500 रुपए तो ऑप्शन में आंसर ही नहीं दिख रहा, ये क्या आया है? ये सेकंड बैंक में इन्वेस्टेड अमाउंट आया है। सेकंड बैंक में इन्वेस्टेड अमाउंट पूछा है, बैंकों में कुल कितना पैसा लगाया है। सेकंड बैंक में 4500 रुपए लगाया उसने, 9 की वैल्यू 4500 रुपए। तो पहले बैंक में कितना लगाया? 11, 11 की वैल्यू 5500 रुपए, 500 गुना। दोनों बैंकों में कुल कितना इन्वेस्ट किया? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन 10,000 रुपीज। गजब का सवाल है ये भी। बताओ मजा आया कि नहीं आया? अच्छे सवाल थे मिसलेनियस एलिगेशन के कंसेप्ट पे। नेक्स्ट आगे चलिएगा जी। सवाल नंबर लीजिएगा यहां से 3, और आज इतना ही छोड़ते हैं भाई, ठीक है ना? हटाओ, आज मन नहीं है, आज इतना ही छोड़ते हैं। शीट में अपलोड करवा दूंगा। कल की क्लास में ज्यादा से ज्यादा मिसलेनियस सवाल करके आने की कोशिश करिएगा भैया। सर क्या सीजल इंस्पेक्टर के लिए आइस का 6x6 होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है रिंकी, केवल सीबीआई इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जरूरी है, बाकी में काम चल जाएगा। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं अब हम अगली क्लास में।